Assalamu alaikum. Today I am here with a new lecture. The topic name is protein misfolding and neurodegenerative disorders. First of all, you should know what is protein folding. यानी प्रोटीन फोल्डिंग होती क्या है, ठीक है। जैसा कि ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसमें सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन बनती है। अब प्रोटीन जब बन जाती है, एक नेसेंट प्रोटीन जो एक नई प्रोटीन होती है, फिर क्या होती है, उसकी एक करेक्ट फोल्डिंग होती है। क्योंकि फोल्डिंग जो है वो प्रोटीन के फंक्शन परफॉर्मेंस के लिए बड़ी क्रूशल है, ठीक है। अगर प्रोटीन की फोल्डिंग सही नहीं होगी तो उसमें क्या होगा कि जो प्रोटीन होगी वो अपना फंक्शन परफॉर्म सही नहीं करेगी, ठीक है। आपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है, एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। यानी अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। अब वही जो अरेंजमेंट होती है उसी में क्या होता है कि डिफरेंट वहाँ पे हाइड्रोफोबिक जो अमाइनो एसिड होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं जब, ठीक है। वो एक लीनियर सीक्वेंस होता है ना, चेन होती है। तो उसमें जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होंगे वो क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो उसकी वजह से प्रोटीन क्या होती है, फोल्ड हो जाती है। फिर वहाँ से उसका बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद मज़ीद उसके अंदर फोल्डिंग होती है, टर्शरी बनता है। फिर उसके बाद फर्दर उसके अंदर फोल्डिंग होती है और वो क्या बन जाते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो फोल्डिंग है ये प्रोटीन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर प्रोटीन फोल्ड नहीं सही होगी तो वो जो प्रोटीन होगी वो अपना फंक्शन सही परफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। तो इस वजह से जो प्रोटीन की फोल्डिंग है इसके लिए बहुत सारे मेकनिज़म भी हैं सेल के अंदर। चिपरॉन्स प्रोटीन होती हैं जो इस फोल्डिंग को देख रही होती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे मेकनिज़म होते हैं। अगर प्रोटीन कोई मिस फोल्ड हो जाती है, जैसे कि बॉडी के कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो सेल को जो है ना ऑटोफेगी का मेकनिज़म जो होता है वो भी उसको भी बहुत टाइम इनिशिएट कर देता है ताकि उन सेल्फ को क्या कर सके, वो इनकल्फ कर ले, ठीक है, ताकि बॉडी के जो दूसरे सेल हैं उनको वो नुकसान ना पहुंचाए। तो इस तरह के डिफरेंट मेकनिज़म भी हैं। प्रोटियोसोम डिग्रेडेशन सिस्टम एक होता है जो प्रोटीन को जो मिसफोल्ड हो जाती हैं उनको डिग्रेड कर देते हैं। तो इस तरह अब इसमें जो मेन बात ये है कि एक तो प्रोटीन का आपको पता है कि प्रोटीन जो होती हैं वो किसकी बनी हुई है, अमाइनो एसिड की, ठीक है। अमाइनो एसिड का एक सीक्वेंस होता है लीनियर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आप प्रोटीन क्या होती हैं, एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज होती हैं। उसके बाद सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, इसमें क्या होता है, प्रोटीन वही जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है उसमें जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब वो जो फोल्डिंग है वो प्रोटीन के फंक्शन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोटीन की जो फोल्डिंग होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, ठीक है। करेक्ट जो फोल्डिंग है वो प्रोटीन के फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन की फोल्डिंग सही नहीं होगी तो उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। प्रोइंस डिजीज़ शायद आपने नाम सुना हो, अमाइलाइट्स, ठीक है। अमाइलाइट्स बन जाते हैं, बहुत सारे प्रोटीन जो होती हैं आपस में एग्रीगेट बना लेती हैं जब उनकी करेक्ट फोल्डिंग नहीं होती। तो अब नेक्स्ट है, ये देख सकते हैं आप इसमें, यानी प्रोटीन की जब मिस फोल्डिंग होगी तो प्रोटीन क्या होगी, अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करेगी। उसकी वजह से डिजीज़ कौन सी हो सकती हैं, प्रोटीन जो होगी वो एग्रीगेट्स बना लेंगी और उसके नतीजे में अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़ और ब्राइन्स, ठीक है, ये अपने नाम सुने हुए। इसमें बेसिकली यही होता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो मिस फोल्ड हो जाती हैं और वापस में एग्रीगेट्स बना लेती हैं, ठीक है। तो क्लम्प से बन जाते हैं, तो उसकी वजह से ये बहुत सारी जो डिजीज़ होती हैं वो हो सकती हैं। अब नेक्स्ट हैं चेपरॉन्स, ठीक है। अब चेपरॉन्स जो हैं ये भी प्रोटीन होती हैं। अक्सर इनको हीट शॉक, HSP भी बोला जाता है, हीट शॉक प्रोटीन। HSP 70 में भी शायद किसी ने नाम सुना हुआ है। HSP 70 एक चेपरॉन प्रोटीन है। 70 उसका मोलिकुलर वेट है, उसकी बेस पे उसको नाम दिया गया है। अब ये जो प्रोटीन होती हैं वो हीट शॉक, मतलब ये बॉडी के अंदर जब स्ट्रेस कंडीशन होती है ना, सेल जब स्ट्रेस में होता है तो उस टाइम ये काम कर रही होती हैं, ठीक है। मतलब जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है तो उस टाइम ये सेल के अंदर यानी अपना जो फंक्शन होता है ये, यानी इनका जो मैकेनिज़्म होता है वो इनिशिएट हो जाता है। अब जो चिपरॉन्स होते हैं ये प्रोटीन की जो मिस फोल्डिंग होती है, ठीक है, यानी प्रोटीन को मिस फोल्डिंग से बचा रहे होते हैं। मतलब क्या करते हैं, इनका जो काम होता है वो प्रोटीन की करेक्ट फोल्डिंग में ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। प्रोटीन को क्या करते हैं, ये करेक्टली फोल्ड करने में असिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सम प्रोटीन अगर उसकी क्या हो जाए, मिस फोल्डिंग भी हो जाए, तो ये अक्सर क्या करते हैं, जो चेपरॉन्स होते हैं वो उसको करेक्ट भी करते हैं, ठीक है। अब चेपरॉन्स एक बड़ा टॉपिक है, इसकी बहुत एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपने इसकी एक्सप्लेनेशन में इतना नहीं जाना। मैंने सिर्फ
आपको सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। HSP का आपको पता होना चाहिए, हीट शॉक प्रोटीन होती हैं जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस कंडीशन में काम करती है, HSP 70 जो मेन है। उसके बाद चेप्रॉन्स जो एक मेन है कि असिस्ट इन प्रोटीन करेक्ट फोल्डिंग, ठीक है। उसके बाद अगर मिस फोल्डिंग भी हो जाए तो उसको भी बास टाइम ये करेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये मेन फंक्शंस हैं चेप्रॉन्स के। एग्रीगेशन से प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं ये वही हैं। अब उसके बाद देखें तो प्रोटीन जो चेप्रॉन्स हैं ये थेरापी के अंदर भी यूज़ हो सकते हैं, मतलब ये डिफरेंट ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए भी इनको हम चेप्रॉन्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चेप्रॉन्स हमने ऑलरेडी पढ़ा कि प्रोटीन की जो करेक्ट फोल्डिंग होती है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इनको अक्सर जो होता है वो थेरापी के अंदर भी यूज़ किया जाता है, जैसा कि चेप्रॉन्स जो होते हैं क्लियर टॉक्सिक प्रोटीन एग्रीगेट्स, ठीक है। जो प्रोटीन एग्रीगेट्स होते हैं उनको, मतलब वो टॉक्सिक जो प्रोटीन होती हैं उसको क्लियर करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद करेक्टली फॉल्टी चेप्रॉन जीन्स, ठीक है, यानी कुछ जो फॉल्टी चेप्रॉन जीन्स होते हैं उनको भी वो करेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट है इसके बाद प्रोटीन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। अब प्रोटीन क्वालिटी कंट्रोल एक मेकनिज़म है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि QC क्वालिटी कंट्रोल एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जो क्या करते हैं, हम चीज़ों को जो भी हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। लैब के अंदर भी QC एक पूरा सिस्टम होता है। जो भी हम लैब के अंदर टेस्टिंग हो रही होती है, जो भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उसकी हर एक स्टेप की ना QC होती है, ठीक है। हर एक टेस्ट की QC होती है, हर एक सिस्टम की QC होती है। तो इस QC सिस्टम का जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि चेक करना कि जो भी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ बन रही है वो आया कि ठीक बनी है कि नहीं ठीक बनी है। अगर वो ठीक बनी है तो देन ये सिस्टम ऐसे ही रन करेगा। अगर वो ठीक नहीं बनी, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, उसको या तो एक प्रोटीन अगर मिस फोल्ड होगी है तो फिर क्या करेगा, उसको वो डिग्रेड कर देगा, ठीक है। अगर प्रोटीन मिस फोल्ड होगी है तो उसकी डिग्रेडेशन जो होगी वो बॉडी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर उसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी, अगर ये QC का सिस्टम ना हो बॉडी के अंदर, ठीक है, यानी हमारी जो प्रोटीन बॉडी के अंदर बन रही होती हैं, अक्सर ये होता है कि बहुत सारी प्रोटीन की मिस फोल्डिंग भी हो रही होती है। तो ये QC जो सिस्टम है, प्रोटीन क्वालिटी कंट्रोल, ये क्या करता है, उसको चेक एंड बैलेंस करता है और वो जो प्रोटीन्स होती हैं उनको डिग्रेडेशन उनको डिग्रेड कर देता है, ताकि बॉडी के अंदर वो मज़ीद एक्यूमुलेट होकर किसी डिजीज़ कंडीशन के अंदर ना चली जाएँ, ठीक है। QC का बेसिकली ये मकसद है। अब 3 मेन मैकेनिज़्म है इसमें से, शायद ऑटोफेगी आपने शायद सुना हो, यानी ऑटोफेगी वो प्रोसेस होता है जिसमें सेल क्या करता है, अपने जो वो यानी इसमें सेल ये करता है कि उसके जो भी यानी ओल्ड पार्ट या जो भी ऐसे, इसमें सेल ये करता है कि अपने पार्ट्स को क्या करता है, ऑटोफेगी, यानी उनको खा जाता है, ठीक है। ऑटोफेगी मतलब उनको इनगल्फ कर लेते हैं। अब इनगल्फ करने के पीछे रीज़न क्या है, मतलब जो पार्ट होगा वो या तो डिफेक्टिव होगा, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है। अगर वो डिफेक्टिव होगा तो बॉडी के वो दूसरे यानी सेल के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको डैमेज कर सकता है। तो इस वजह से सेल के अंदर एक ऑटोफेगी का मैकेनिज़्म भी होता है, जिसमें क्या करता है, सेल अपने जो पार्ट्स होते हैं इनको इनगल्फ कर लेता है, ठीक है, ताकि वो चीज़ ख़त्म हो जाए और बॉडी के जो दूसरे सेल्स हैं उनको वो अफेक्ट ना कर सके। उसके बाद यूबिक्विटीन प्रोटियोसोम सिस्टम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज़्म है। यूबिक्विटीन एक प्रोटीन है और प्रोटियोसोम एक, इसको आप समझ लें कि प्रोटीन की डिग्रेडेशन का एक सिस्टम है, ठीक है। ये पूरा क्या करता है, एक पूरा सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारी हीट शॉक प्रोटीन जो मैंने आपको बताया था HSP, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व होती हैं, जो क्या करती हैं, जो प्रोटीन मिस फोल्ड हो जाती हैं उनको क्या करती हैं, डिग्रेडेशन में हेल्प करती हैं। उसके बाद ER एसोसिएटेड डिग्रेडेशन, कुछ जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो भी प्रोटीन को जो वहाँ पे बन रही होती हैं उनको भी वो डिग्रेडेशन करने में हेल्प करते हैं। वाई PQC मैटर्स, ठीक है। अगर मैंने कहा था ना कि ये जो QC का सिस्टम है, प्रोटीन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, बहुत सारी जो डिज़ीज़ आपने पढ़ी हैं उस, यानी जब प्रोटीन की मिस फोल्डिंग होगी तो फर्दर उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस अगर नहीं हो रहा तो प्रोटीन जो होंगी वो फर्दर डिजीज़ कंडीशन के अंदर जा सकती हैं। जैसा कि अगर ये QC का सिस्टम फेल हो जाए तो क्या होगा, टॉक्सिक ग्रेनुलेशन बन जाएगी, ठीक है, मोइलॉइड प्लॉक्स बन जाएंगे। उसकी वजह से जो डिफरेंट जो प्रोटीन मिस फोल्डिंग डिजीज़ हैं, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, हंटिंगटन, ठीक है, माइलोट्रॉफिक स्क्लेरोसिस, ठीक है, ये डिजीज़ हो सकती हैं। अब नेक्स्ट आपने ऑलरेडी पढ़ लिया कि प्रोटीन जो फोल्डिंग है उसमें ये होता है कि जो लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड होती है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है,
वही क्या करते हैं, उसमें जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आपस में इंटरेक्ट करके एक 3D जो है प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बना लेते हैं, और फिर फर्दर वो क्या करता है, प्रोटीन को अपना फंक्शन प्रॉपरली करने में हेल्प करते हैं। प्रोटीन की जब, जैसा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि अल्फ़ा हेलिक्सेस होते हैं, ठीक है, स्पाइरल, जस्ट लाइक जिस तरह अल्फ़ा हेलिक्स होता है DNA का जिस तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरह के अल्फ़ा हेलिक्स बना लेते हैं। उसके अलावा कुछ बीटा शीट्स, ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट्स जो होती हैं, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन के। अब वो फोल्डिंग है वो कैसे होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड चेपरॉन प्रोटीन्स द सेलुलर इन्वायरमेंट, ठीक है। फोल्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो प्रोटीन होती हैं यानी उसके अंदर जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है उसमें डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं, कुछ हाइड्रोफोबिक होते हैं। जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो प्रोटीन को क्या करते हैं, फोल्ड करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा हमने ऑलरेडी पढ़ा कि चेपरॉन जो होते हैं वो भी असिस्ट करते हैं। उसके बाद सेलुलर इन्वायरमेंट, ठीक है, सेल का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी यानी उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेल का जो इन्वायरमेंट है वो भी इन अकॉर्डेंस टू डैट होना चाहिए, मतलब जो प्रोटीन की फोल्डिंग के अंदर हेल्प करे। अब उसके बाद जो प्रोटीन की करेक्ट फोल्डिंग होगी वो क्या करती है, यानी प्रोटीन के फंक्शन को भी डिटरमाइन करती है कि अगर प्रोटीन की मिस फोल्डिंग हो जाएगी तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होगा, यानी जब मिस फोल्ड हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, अफेक्ट होगा। अब जो मिस फोल्डिंग है इसके पीछे भी बहुत सारी रीज़न होती हैं। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आती है, ठीक है, अब एक स्ट्रेस का मैकेनिज्म भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ म्यूटेशन, ठीक है, अगर जो हर एक प्रोटीन जो बनती है उसके पीछे कोई ना कोई जीन होता है, ठीक है, जीन के अंदर जब म्यूटेशन आएगी तो प्रोटीन क्या होगी, जो प्रोटीन होगी वो सही नहीं बनेगी, ठीक है, और जो प्रोटीन होगी वो डिफेक्टिव हो जाएगी। तो नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं। अमाइलाइड जो डिज़ीज़ है उसके अंदर अमाइलाइड बीटा एक प्रोटीन होती है, ठीक है, वो मतलब डिफेक्टिव हो जाती है, उसकी वजह से वो डिज़ीज़ हो सकती है। उसके बाद अल्फ़ा साइन्यूक्लियन, ठीक है, ये भी प्रोटीन्स हैं कुछ। इसके अंदर जो है ना, इन प्रोटीन्स के अंदर क्या होगा, जब ये डिफेक्टिव हो जाएंगे, जब इनकी मिस फोल्डिंग होगी तो उसकी वजह से ये डिजीज़ कंडीशन में चली जाएंगी। अब नेक्स्ट है प्रोटीन एग्रीगेशन, ठीक है, एग्रीगेशन इससे इसके नेम से इंडिकेट है कि एग्रीगेट्स बन जाते हैं प्रोटीन के। जो प्रोटीन मिस फोल्ड होंगी वो क्या करती हैं, आपस में जोड़ के डिफरेंट एग्रीगेट्स बना लेंगी, ठीक है, जो इनसॉल्युबल होते हैं एग्रीगेट्स। वैसे जो प्रोटीन होगी, मतलब वो जो होगी ना, वो तो जब उसकी करेक्ट फोल्डिंग होगी नॉर्मली वो सॉल्युबल होती है ना, उसमें डिफरेंट जो चीज़ें होंगी वो डिफरेंट उसके अंदर सॉल्युबल होगी। लेकिन जब ये मिस फोल्ड हो जाती है तो उसमें क्या हो जाते हैं, जो एग्रीगेट्स बनेंगे वो इनसॉल्युबल फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो डिजीज़ कंडीशन है वो जा सकती हैं। नेक्स्ट ये है कि दीज मिस फोल्डिंग प्रोटीन एग्रीगेट्स इंस्टेड ऑफ बीइंग डिग्रेडेड। अब ये जो मिस फोल्डिंग प्रोटीन थी, ठीक है, जब इसकी फर्दर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो वो एग्रीगेट्स बनाएंगी। उसके बाद जो एग्रीगेट्स हैं ये फर्दर आगे जैसे कि माइलाइड फिब्रिल्स या टॉक्सिक ओलिगोमर्स बना सकते हैं। फिर वो जो ओलिगोमर्स हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल हैं बॉडी के लिए। अब सेल में क्या होता है कि सेल ट्राई टू मैनेज एग्रीगेशन बाय, ठीक है, अब ये जो एग्रीगेशन होती है इसको सेल कैसे मैनेज करता है कि ये डिफरेंट जो मैंने मैकेनिज़्म पढ़े हैं। चैपरॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रिवेंट एग्रीगेशन। अब ये जो एग्रीगेशन होती है इसको कौन सी चीज़ प्रिवेंट करती है, जैसा कि आपने पढ़ा कि चैपरॉन्स, ठीक है, चैपरॉन्स ये ऐसी प्रोटीन होती हैं जो क्या करती हैं, एग्रीगेशन को प्रिवेंट करती हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। उसके बाद प्रोटियोसोमिक सिस्टम में जो क्या करता है, मिसफोल्डेड जो प्रोटीन होती हैं उसको क्या कर सकता है, डिग्रेड करता है। उसके बाद ऑटोफेगी एक सेल का प्रोसेस है जिसमें क्या करता है, सेल अपने अपने जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, इनगल्फ करता है। नेक्स्ट अगर ये तीन जो मैकेनिज़्म है अगर ये फेल हो जाए तो क्या होगी, एग्रीगेशन होगी। उसके बाद फर्दर वो क्या होगा, डिजीज़ कंडीशन में चले जाएंगे। अब नेक्स्ट है प्रोटीएसिस, ठीक है, प्रोटीएसिस इम्बैलेंस। प्रोटीएसिस का दूसरा नाम है प्रोटीन होमियोस्टेसिस। अब प्रोटीन होमियोस्टेसिस के अंदर क्या आ जाएगा, बैलेंस आएगा किसके दरमियान, प्रोटीन जो सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन की जो फोल्डिंग है, ठीक है, ट्रैफलिंग मतलब जब फोल्डिंग होगी उसके बाद प्रोटीन फर्दर जब उसकी आगे
किसी वो एक जब नोवल एक प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है, अपनी अच्छी कंडीशन में वो बन जाएगी, उसके बाद वो जब अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है, उसके बाद एंड डिग्रेडेशन इन द सेल, ठीक है। अब ये प्रोटियोसिस या प्रोटीन होम्योस्टेसिस के अंदर यानी प्रोटीन बनती कैसे है, आगे कैसे फोल्ड होती है, कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, उसकी डिग्रेडेशन कैसे आती है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। अब ये इंश्योर करता है कि क्या प्रोटीन आर फोल्डेड करेक्टली लोकलाइज, ठीक है, यानी प्रोटीन जो फोल्ड हुई है वो सही हुई है और करेक्ट जो उसकी लोकेशन है वहाँ पे वो लोकलाइज्ड है कि नहीं। एफिशिएंटली डिग्रेडेड व्हेन डैमेज आर अननेसेसरी, ठीक है, जब प्रोटीन हमें ज़रूरत नहीं होगी, जब मिस फोल्ड हो जाएगी तो उसकी क्या हो जाएगी, बॉडी के अंदर डिग्रेडेशन हो जाएगी। अब क्या होता है कि प्रोटियोसिस डिक्लाइन इन विद एज, ठीक है। अब ये जो मैकेनिज़्म है जो प्रोटीन के चेक एंड बैलेंस कर रहा होता है, ये जब एजिंग का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एज के साथ साथ भी आपकी बॉडी के जो जो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, वो आस्ता आस्ता काम करना, यानी उनके जैसे कि आपके यंग एक पर्सन होता है उसके जैसे बॉडी के ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, एक जो ओल्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो एजिंग का ये फैक्टर होता है, इसमें बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी भी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो सिस्टम होता है ये भी डिक्लाइन हो जाता है। उसके बाद एकुमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन होगा, ठीक है, ओवरवेल्म्ड डिग्रेडेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें क्या होंगी, यानी जब प्रोटीन की मिसफोल्डिंग होगी। तो अब नेक्स्ट है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, ठीक है। अब ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोटीन मिसफोल्डिंग का लेक्चर समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क।